शीला जी गुस्से में चिल्लाती हुई, अरे उदय बेटा, अब यह लड़की भी तुम्हें पसंद नहीं? आखिर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? मेरे बताए हुए रिश्तों में तुम्हें क्या खोट नजर आती है? बेटा, अब तुम 30 वर्ष के पूरे हो चुके हो, अच्छा खासा पढ़े लिखे हो, भगवान की कृपा से तुम्हारा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, इकलौते बेटे हो मेरे, तुम्हारी पर्सनालिटी भी इतनी अच्छी है कि तुम्हारे लिए तो रिश्तों की लाइन लगी पड़ी है। उदय अपनी माँ से कहता है, नहीं मम्मी, मैं शादी नहीं करूँगा, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। उदय ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, अच्छा बेटा, तुम्हें अपनी इस माँ की थोड़ी भी फिक्र नहीं? वो विवेक जो सुधा आंटी का बेटा है, वो तुमसे पूरे 2 साल छोटा है। बताओ, उसकी सगाई है अगले हफ्ते। सुधा जी आई थी कल अपने बेटे के सगाई का इनविटेशन देने। मैं तो उनसे नज़रें ही नहीं मिला पा रही थी। मजाक में उन्होंने कह दिया कि अगर लड़की चाहिए तो बताना, मेरे बेटे ने जो रिश्ते रिजेक्ट किए थे वो अभी भी मेरे पास है, कहो तो बात चलाऊं। बेटा कब तक अपनी माँ का यूं मजाक उड़वाता रहेगा? बेटा इस साल तक मुझे इस घर की बहू चाहिए ही चाहिए। बेटा तुम्हारी दीदी ने भी एक लड़की बताई है, मुझे तो बहुत पसंद आई है, कहो तो आज ही बात आगे बढ़वा दूं? अरे मम्मी प्लीज़ आप चुप रहिए, मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी है। उदय गुस्से में तिलमिलाते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। तभी शीला जी जोर से उसके पीछे से बोली, अगर कोई लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में है तो बताओ, मैं ज़रूर पसंद कर लूँगी। यह बात सुनकर भी नज़रअंदाज करते हुए उदय अपने कमरे में चला गया और आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। अचानक ही उसकी आंखों के सामने उसका अतीत वापस आ गया। जब उदय अपने यूनिवर्सिटी में था तब उसकी नज़र पड़ी थी रिया पर। उसकी मासूमियत और चेहरे की चमक, सादगी रिया के व्यक्तित्व में एक आकर्षक था। सबने पल भर में उदय को उसका दीवाना सा बना दिया था। धीरे धीरे वह दीवानापन कब प्यार में बदल गया उसे पता ही नहीं चला। जब बात एक तरफा हो तो, मगर यहाँ बात दो तरफा थी। रिया भी उसे पसंद करती थी। धीरे धीरे रिया और उदय एक दूसरे को बहुत चाहने लगे। जीने मरने की कस्में साथ खाई जाने लगी। यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा था, बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, दूर दूर से स्टूडेंट यहाँ डिग्री लेने के लिए एडमिशन लेते। रिया बीएससी डिपार्टमेंट में प्रथम साल में थी और उदय अपनी इंजीनियरिंग के पहले साल में था। वह घर से निकलते ही बाइक से रिया के अपार्टमेंट के नीचे खड़ा हो जाता, रिया का इंतज़ार करता। रिया जब अपने अपार्टमेंट से निकलती तो उसे देखकर डर सी जाती, शायद कोई देख ना ले। यही एक खौफ उसे बहुत सताता। रिया अपने पास के ही बस स्टैंड से बस पकड़ती और अगले ही स्टेशन पर उतरकर उसके साथ बाइक पर आ जाती। फिर वे दोनों एक साथ ही कॉलेज जाते। ऐसे ही समय गुजरता रहा। रिया ने बताया था कि उसकी मम्मी नहीं है। रिया की मम्मी बचपन में ही गुजर चुकी थी। रिया के पापा राजनीति में थे और उसके 2 बड़े भाई थे। दोनों की ही पत्नी, बच्चे थे। उनका परिवार संयुक्त था। ताऊ जी भी उन्हीं के साथ रहा करते थे। बचपन से ही रिया की ताई जी ने ही दोनों भाई और रिया को पाला था। उनके परिवार में औरतों का मान सम्मान बिल्कुल भी नहीं था। औरतों को पैर की जूती समझा जाता था। उनकी कोई कदर नहीं थी। बहुत मिन्नतों के बाद रिया को आगे पढ़ाई करने की अनुमति मिली थी। वह अपने परिवार में ही घुट घुट कर रहती। रिया के करीब कोई भी नहीं था जिससे वो अपने दुख दर्द बांट सके। इसीलिए वह घर पर किसी से भी बात नहीं करती। शायद यही कारण था कि रिया बहुत कम बोलती या गुमसुम सी रहती। अब धीरे धीरे उनकी भी पढ़ाई पूरी होने लगी। अब रिया का बीएससी का एग्ज़ाम आने वाला था। उदय की भी इंजीनियरिंग लगभग पूरी होने वाली थी। उसे याद है आज भी जब रिया ने कहा था कि वो अपने पापा से हमारे बारे में ज़रूर बात करेगी। पता नहीं क्यों एक अजीब सा भय लगा था कि क्या वो लोग हमारे इस रिश्ते को कबूल करेंगे। उस दिन रिया उससे विदा लेकर अपने घर गई। ना जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि यह उनकी आखिरी मुलाकात है। हम दोनों बिछड़ जाएंगे। 2 दिन बाद रिया का एग्ज़ाम था। वो हमेशा की तरह उस दिन भी रिया का इंतज़ार कर रहा था उसके अपार्टमेंट के नीचे। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी जब रिया नहीं आई तब उसने सोचा शायद एग्ज़ाम के टेंशन में पहले ही चली गई होगी और वह उसके यूनिवर्सिटी में चला गया, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम दूसरे यूनिवर्सिटी में होता है। उदय वहाँ भी गेट पर पूरे 3 घंटे खड़ा रहा।
मगर तब भी वहाँ रिया नहीं मिली। वह घबरा गया, कहीं उसके घर वालों ने उसके साथ कुछ कर तो नहीं दिया। उसने रिया को कई बार फ़ोन लगाने की कोशिश की, मगर वो बंद आ रहा था। वह जैसे तैसे उसके अपार्टमेंट के अंदर गया, मगर उसके दरवाजे पर ताला लटका देख वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। उदय ने उसके पड़ोसियों से रिया के दूर का रिश्तेदार बनकर पूछताछ की तो उन्होंने बताया पूरा परिवार गांव गया। उसने पूछा क्यों? पड़ोसियों ने बड़ी हैरानी से पूछा। अरे गजब है, तुम्हारे ही परिवार में शादी है और तुम्हें नहीं पता? अरे रिया की शादी है। जैसे ही उसने रिया और शादी शब्द सुना वो एक पल में घबरा गया। उसका सिर घूमने लगा और वो टूटा हुआ वहाँ से चला चला गया। उस दिन के बाद उदय को बहुत ही बड़ा सदमा लगा। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था, आखिर ऐसा क्यों हुआ। पूरे 2 महीनों बाद रिया की सहेली माया ने उसे क्लासरूम के बाहर बुलाया। उसने उदय को अपना फ़ोन थमाकर कहा, लो रिया तुमसे बात करना चाहती है। रिया का नाम सुनकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने झट से फ़ोन लेकर कानों के पास लगाया और अनगिनत सवाल करने शुरू कर दिए। हेलो रिया, तुम कहाँ हो? कैसी हो? तुमने कुछ बताया क्यों नहीं? तुम आखिर उस दिन मिलने क्यों नहीं आई? रिया ने उदय की बातों का सीधा और सपाट सा जवाब दिया। उसने कहा, देखो उदय, मेरी शादी हो चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अब सब भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ। अलविदा। और रिया ने उसकी कोई भी बात सुने बिना ही फ़ोन रख दिया। अचानक घर की लाइट चली गई और वह अतीत से वापस वास्तविकता में आ गया। अगले दिन उसे अपनी एक कॉलेज के दोस्त रवि से मिलना था। रवि से मिलकर उसे बहुत अच्छा लगा। फिर वो उसे समझाने लगा कि देख उदय, तेरा दोस्त होने के नाते मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी बातों पर गौर करना। देख, अब तुझे भी आगे बढ़ जाना चाहिए। रिया अपनी ज़िंदगी में खुश है और तुझे भुला चुकी है। फिर तू क्यों उसके लिए अपना जीवन बर्बाद कर रहा है? कब तक यूँ पिछले दिनों में ही जीता रहेगा? जस्ट मूव ऑन। कहीं ना कहीं उदय को रवि की बातें सही ही लगी। धीरे धीरे ही सही, अब उदय रिया को पूरी तरह भुला चुका था। अब वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता था। अब कुछ दिनों से उदय माँ को भी कुछ बदला बदला सा लगा। इस बार रक्षाबंधन में उदय की बड़ी बहन रीना भी आई थी। मुहूर्त से रखी बांध लेने के बाद रीना ने मौका देखते ही उसने फिर से शादी की बात छेड़ी। पापा, मैं थक चुकी हूँ रिश्ता बता बता कर। अब आप ही पूछ लीजिए कि कैसी लड़की चाहिए इसे। मजाक मजाक में रीना अपने पापा से कह रही थी। हाँ बेटा, वो तुम्हारी बुआ ने भी एक रिश्ता बताया है। सुंदर पढ़ी लिखी है लड़की। मुझे और तेरे पापा को तो बहुत पसंद है। ज़रा तू भी देख ले। और शीला जी ने फ़ोन में से फ़ोटो निकाल कर रीना को दिखाया। वाह मम्मी, यह तो अब तक के जितने भी रिश्ते आए उनमें से सबसे अच्छी है। देख उदय, ये लड़की तो बहुत सुंदर है, देख। और फ़ोन का स्क्रीन उसके चेहरे पर दिखाने की कोशिश करने लगी। उदय चिढ़कर बोला, मम्मी हो गया ना रक्षाबंधन, अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। और वह वहाँ से निकल जाता है अपने कमरे में। हाँ हाँ जाओ, तुम्हारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया है। जाओ, अकेले में देखो लड़की की फ़ोटो। और हाँ, कहना मत भूलना। कहीं ना कहीं उदय खुद के साथ और अपने परिवार के साथ गलत कर रहा था। इसका अंदाज़ा उसको हो ही गया था, इसीलिए वो शादी करने के लिए तैयार हो गया। कमरे में आकर जब उसने पहली बार मानवी की फ़ोटो देखी, उसने सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने की फैसला लिया। शाम को सभी बैठक में बैठे थे, तभी शीला जी के पूछने पर कि मानवी कैसी लगी, बात आगे बढ़ा रही हूँ। उदय का जवाब हाँ में सुनकर सभी बहुत खुश हो गए कि चलो बेटा आखिर माना तो सही। सब घर में खुश थे। लड़की वालों को भी यह रिश्ता पसंद आया। महीने भर बाद ही उदय और मानवी की सगाई हो गई। धीरे धीरे उदय को मानवी से प्यार होने लगा। उदय अब रिया को पूरी तरह से भुला चुका था, अपने ज़िंदगी के नए सफ़र के लिए निकल चुका था। उदय और मानवी की शादी की तारीख भी तय हो गई। धीरे धीरे शीला जी और उदय ने शादी की शॉपिंग शुरू कर दी। सुंदर सुंदर गहने और साड़ियों की खरीदारी शुरू हो गई। इन सब चीज़ों से दूर रहने वाला उदय भी अपनी होने वाली पत्नी के लिए भी बढ़ चढ़कर खरीदारी में हिस्सा लेने लगा।
उदय ने मानवी के लिए अपने पसंद का ही डिजाइन का एक बड़ा मंगलसूत्र बनवाया। यह उपहार वो मानवी को शादी के बाद मुंह दिखाई में देने वाला है। हंसी खुशी और थकान भरा यह दिन भी गुजर गया और बड़े ही धूमधाम से मानवी संग उदय का विवाह संपन्न हुआ और वो अब त्रिपाठी खानदान की बहू बनकर आ गई। बड़े ही अच्छे ढंग से सारे रीति रिवाज होने लगे। सारे कार्यक्रम हो जाने के बाद धीरे धीरे मेहमान अपने अपने घरों को रवाना हो गए। पूरे 15 दिन रहने के बाद रीना भी अपने ससुराल चली गई। अब तो सबकी ही जुबान पर मानवी का ही नाम था। धीरे धीरे कब 4 महीने बीत गए पता ही नहीं चला। शीला जी नई बहू पाकर बहुत खुश थी। जहाँ जाती वहाँ ही मानवी की तारीफ ही करती। मानवी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। ससुराल तो वो आ गई मगर अपना दिल वो अपने मायके ही छोड़ आई थी। मानवी हर वक्त फ़ोन पर अपनी मम्मी से बात करती। अगर मम्मी से नहीं तो अपने किसी रिश्तेदार से बात करती। अब मानवी तो धीरे धीरे घर की सारी बातें ही सबसे बता देती। इन 4 महीनों में ही वो 10 बार तो अपने मायके जा चुकी थी। लौटती भी वो 3-4 दिन रहने के बाद। हर दूसरे रोज मानवी का अपने मायके जाना उदय को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि आखिर एक लड़की के लिए अपने ही माता पिता का घर छोड़ना कितना कठिन होता है। मानवी पराए घर में आ गई है अपनों को छोड़कर, तो थोड़ा समय लगेगा उसे। इतनी जल्दी कोई कैसे ससुराल में फिट बैठ सकता है। यह तो खैर उदय की अपनी सोच थी। मुझे थोड़ा समय तो मानवी को देना ही चाहिए। आखिर अपने मम्मी पापा से जो मोह होता है इतनी जल्दी कहाँ भूलने देता है। यही सबके कारण उदय और शीला जी मानवी से कुछ ना कहते। शीला जी तो मानवी के साथ बेटी जैसा बर्ताव करती। शायद इसी का फ़ायदा उठाना मानवी जान चुकी थी। वह अपनी माँ समान सास की अच्छाइयों और भावनाओं का फ़ायदा उठाने लगी। घर में पहले से ही काम करने के लिए 2 दीदी आती थी। एक कपड़ा बर्तन करती और दूसरी दिन का नाश्ता खाना बनाती। रात का खाना इसलिए नहीं बनवाती कि शीला जी खुद ही अपने हाथों से खाना बनाती। उनका मानना था कि कुछ अपने हाथ पैर चला लेने चाहिए और बेटे पति को भी उनके हाथों का खाना पसंद था। अब तो धीरे धीरे मानवी की मनमानी और भी बढ़ने लगी। अब तो वो अपने कमरे से निकलती ही नहीं। इसमें मानवी की माताजी की मुख्य भूमिका थी। वो तो अपनी बेटी का सारा हाल जानती थी। मानवी ही उनसे सारी बातें साझा करती थी। फिर भी मानवी की माँ अपनी बेटी को बढ़ावा देती थी। एक रात खुद उदय ने दोनों की बातें सुनी थी। शाम को 7 बजे जब उदय अपने घर लौटा तो वो पहले किचन में गया जहाँ माँ खाना बना रही थी। अरे मम्मी, क्या बन रहा है? अरे बेटा, तुम्हारे पापा की पसंद की कढ़ी और चावल बना रही हूँ। रोटियाँ तो खाना खाते वक्त ही सेक दूंगी। फ्रेश हो जाओ, चाय बना देती हूँ। अरे मम्मी, आपके हाथ ऑलरेडी बिजी है, रुकिए मैं मानवी को बुलवाता हूँ। और उदय मानवी जरा सुनना कहने लगा, मगर ना तो मानवी ने कोई उत्तर दिया और ना ही वो आई। तब उदय ने देखा कि मम्मी चाय का पानी चढ़ाकर उसमें चाय पत्ती डाल रही थी। उदय अपने कमरे में गया। तब उसने देखा कि मानवी टीवी देख रही थी। तुम्हें मैंने आवाज़ लगाई थी, सुना ही नहीं दिया क्या? कब? अरे छोड़ो। और वो बाथरूम में घुस गया। पल भर में ही टीवी बंद हो गया और मानवी फ़ोन पर बातें करने लगी। हाँ मम्मी, मैं नीचे नहीं गई इन लोगों की नौकर बनने। आप जैसे जैसे मुझे बोलती हो मैं वैसे वैसे ही कर रही हूँ। ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन पक्का मेरे सास ससुर दोनों ही हमसे दूर चले जाएंगे। उदय ने यह सब सुन लिया। उसे तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने इसका जवाब देना चाहा मगर वो कुछ सोचकर नीचे हॉल में आ गया। ऐसे ही 6 महीने बीत गए मगर मानवी तो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। जब सिर से ऊपर पानी चला गया तो उदय ने अब विरोध करना शुरू कर दिया। इससे चिढ़कर मानवी तलाक देने की धमकी देती और एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि मानवी के मम्मी पापा ही घर आ गए। हमने अपनी बेटी की यहाँ शादी की है, यहाँ तुम लोगों से जलील होने के लिए अपनी बेटी नहीं ब्याही है। इस पर उदय ने कहा, क्या मजाक कर रही हो मम्मी जी? आपकी बेटी यहाँ पर राज कर रही है और हम यहाँ उसके नौकर बने पड़े हैं। और हाँ, यह आप भूल जाइए कि मेरी मम्मी पापा यहाँ से कहीं जाएंगे। आप अपनी बेटी को पहले सुधारिए। यह सुनकर और देखकर मानवी के मम्मी पापा उसे अपने साथ लेकर चले गए।
शीला जी एक बार गई भी थी मानवी के घर सारी बातों को सुलझाने, मगर दोनों माँ बेटी ने शीला जी को बहुत अपमानित किया। वह दुखी मन से वापस लौट आई। उदय ने भी बहुत कोशिश की मानवी को मनाने के लिए और घर वापस लौट आने के लिए, लेकिन मानवी और उसकी मम्मी की एक शर्त थी, उदय और मानवी को अलग घर लेकर रहना पड़ेगा, तब हम अपनी बेटी को वहाँ पर भेजेंगे। उदय उनकी शर्त को मान नहीं सका और उन दोनों के बीच तलाक हो गया। उदय को एक बार फिर शादी और प्यार शब्द से नफरत हो गई। दिन बीतने लगे। एक दिन उदय का दोस्त ऋषि उससे मिलने उसके ऑफिस आ गया। ऋषि ने सांत्वना देते हुए कहा, बहुत बुरा लगा जानकर उदय कि तेरा और भाभी का तलाक हो गया। फिर उसने कहा, उदय कहीं तुम्हारा इसके पीछे कुछ हाथ तो नहीं? क्या तुम रिया को अभी भी चाहते हो? क्या बकवास कर रहा है तू? मैं रिया को कब का भुला चुका हूँ। मैंने मानवी को सब कुछ दिया जिसकी वो हकदार थी, मगर यहाँ मेरी और मेरे परिवार की अच्छाइयों का उसने बहुत फ़ायदा उठाया। पता नहीं मेरी खुशियों को किसकी नज़र लग चुकी है। सब कुछ भूलकर आगे बढ़ा था, लेकिन फिर से वहीं आ गया। उदय ने दुखी होते हुए कहा। ऋषि ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, छोड़ मेरे यार, जब तूने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया तो तेरा कभी गलत नहीं होगा। बस अपने वक्त का इंतज़ार कर ले। समय के साथ साथ अब शीला जी को बेटे की ही चिंता सताती। किसी ने सोचा नहीं था कि उदय की शादी यूँ टूट जाएगी। इसीलिए उदय ने साफ कह दिया था, अब वह कभी दूसरी शादी नहीं करेगा। मगर माँ का दिल है, वो कहाँ शांत बैठने वाला जब बेटा ही दुखी हो तो। यही सब सोचकर शीला जी बहुत बीमार रहने लगी। माँ की देखभाल के लिए बेटी रीना भी आ गई। रीना को अपने माँ और भाई की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने एक दिन उदय को अकेले में समझाया। उसने कहा, उदय, तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। भाई, तुम दूसरी शादी कर लो। जब तक तुम्हारा घर फिर से नहीं बस जाता तब तक माँ का यही हालत रहेगी। जरूरी नहीं कि सभी लड़कियाँ मानवी जैसी ही हो। स्वयं के लिए नहीं तो माँ के लिए एक बार सोचकर देखो। प्लीज़ उदय, मान जाओ। माँ की हालत को देखकर और सबके समझाने पर उदय आखिरकार शादी के लिए मान ही गया। आज सोमवार का दिन था। शीला जी ने खास मुहूर्त निकलवाकर लड़की देखने का दिन तय किया था। जिस लड़की को वो देखने जा रहे थे वो विधवा थी, जिसका पति एक सड़क दुर्घटना में चल बसा था। यह रिश्ता शीला जी को मंजूर था क्योंकि वो लड़की के सास को अच्छे से जानती थी और सास ससुर ही अपनी विधवा बहू का शादी करवा रहे थे। वे शुक्ला निवास पहुंच गए। सभी का स्वागत सत्कार हुआ और जब लड़की को बुलवाया गया तो लड़की को देखकर सब बहुत खुश थे, मगर उदय लड़की को देखकर चौंक सा गया। वह लड़की कोई और नहीं, रिया थी। यह वही रिया थी जिससे कभी उदय बहुत प्यार करता था, जिसके साथ वह जीने मरने की सारी कस्में खाया करता था। लेकिन रिया को अचानक इस हालत में देखकर वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। उदय के मन में कई सवाल एक साथ उमड़ आए। जब दोनों को बाहर भेजा गया एक दूसरे से बात करने के लिए, तब उदय ने पूछा, रिया, आज मैं तुमसे इस हालात में मिलूंगा। मैंने कभी सोचा नहीं था। यह सब क्या हो गया? तुम्हारे पति? रिया की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने कहा, हाँ, यह सच है उदय, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपना वादा निभा नहीं पाई। मैं बहुत मजबूर हो गई थी। मैंने जब पापा को तुम्हारे बारे में बताया तो उन्होंने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी और उन्होंने मेरे लिए पहले ही आशीष जी को देख रखा था। उनसे ही मेरी शादी करवा दी गई। जब मुझे पता चला कि तुम मेरे बारे में अभी भी पता कर रहे हो तो मैं डर गई थी, कहीं पापा और भाई तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दे। इसीलिए मैंने तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ जाने के लिए कहा। मेरी आशीष जी से शादी हुई। आशीष जी बहुत अच्छे इंसान थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन नियति को शायद मेरी खुशियाँ मंजूर नहीं थी, इसीलिए यह सब हो गया और आज मैं ज़िंदगी के किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई हूँ। आशीष जी के मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कभी भी मुझे बहू नहीं बेटी समझा, इसीलिए अपनी विधवा बहू का विवाह कर विदा करना चाहते हैं। और एक तरफ मेरे मायके वाले हैं जिन्होंने कभी भी मेरी चिंता नहीं की। मेरे भाइयों और पापा को मेरी कोई परवाह नहीं है।
उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमने रिया की शादी कर दी है और हमारी जिम्मेदारी खत्म, अब वह आपकी जिम्मेदारी है। रिया के बहते आंसुओं को पोंछते हुए उदय ने कहा, रिया अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। शायद हम वापस मिलने के लिए ही पिछड़े थे। और उदय खुशी खुशी घर के अंदर प्रवेश करता है। तभी शीला जी ने कहा, बेटा क्या हुआ? मुझे रिया पसंद है। रिया और उदय के साथ सभी लोगों के आंखों में खुशी के आंसू निकल आए और सभी एक दूसरे को बधाई देने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई हो। धन्यवाद दोस्तों।